Hello everyone, welcome back. Let's get started where we have left off. जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं. शुरू करना है लीगैलिटी. फिर से कान खुले, दिमाग खुले और एकदम अच्छे से कहानी सुनते रहिए. बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग सब. लीगैलिटी, लीगैलिटी का मतलब, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. लीगैलिटी का मतलब है कि द ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा. बट लीगैलिटी के केसेस में सेक्शन 23 बताता है कि देयर आर सर्टेन केसेस वेयर वी हैव कंसीडर्ड कि भाई ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसको हम वैलिड नहीं मान सकते, हम इसको लॉफुल नहीं मान सकते. जो कि है अगर हमने ऐसा कोई काम किया विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, गलत है. अगर हम दूसरे एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ रहे हैं, गलत है. याद करो टाइम बाय डेट 3 साल में खत्म हो जाता है. अब यहाँ पर आप बोलो नहीं हम तो 3 साल का कुछ नहीं मानते ऐसा, तो ये गलत है. तीसरा, फ्रॉडुलेंट नेचर का है, दूसरों को धोखा देना चाह रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट बनाया है, गलत है. अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिससे कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी या रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो भी वो गलत है, वो वैलिड नहीं है. या अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिससे कि विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब है एनीथिंग विच क्रिएट्स इंटरेस्ट दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा. बट देयर आर सर्टेन केसेस जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है, जैसे कि अगर हमने एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट किया, या फिर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, किसी ने कुछ गलत किया उसके अगेंस्ट हमने केस छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, टू ड्रॉप एनी लीगल प्रोसिक्यूशन, तो गलत है, उसके खिलाफ हमें केस करना चाहिए, नहीं तो कल को वो किसी और के साथ कुछ गलत कर सकता है. मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी. मेंटेनेंस का मतलब है कि कोई एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को फाइनेंस करता है जस्ट टू ट्रबल द अदर पार्टी, तो वो गलत है. और शैम्पर्टी का मतलब होता है जब हम किसी को असिस्ट कर रहे हैं केस करने के लिए, किसी को किसी से प्रॉपर्टी रिकवर करनी है तो हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदले में हम प्रॉपर्टी का हिस्सा लेंगे, तो वो भी गलत है. पहला वाला था हमारा कंटेम्पशियस लिटिगेशन, ये है हमारा स्पेक्युलेटिव लिटिगेशन. दोनों में आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, जो कि गलत है. इंग्लैंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया में एक्सेप्शन है कि अगर आप मदद कर रहे हैं, आप रीजनेबल केस है, और अगर आप जेन्युइन मदद करना चाहते हैं और आपका इंटेंशन बोनाफाइड है, फॉर द बेनिफिट है, या फिर अगर आप रीजनेबल शेयर डिमांड करते हैं, तब वो वैलिड माना जाएगा. इसके बाद है ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल. अगर आप करप्शन, ब्राइब, सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. अगर हम सेल करते हैं पब्लिक ऑफिसेज या टाइटल की, करप्ट करते हैं, ब्राइब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये वैलिड नहीं है. एक्सेप्ट पेमेंट सीट. पेमेंट सीट में हम पेमेंट कर सकते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. मैरिज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वैलिड नहीं है, वॉइड है, एक्सेप्ट फॉर माइनर. माइनर पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. इंडिया में पार्शियल एब्सोल्यूट दोनों ही वॉइड है. इंग्लैंड में पार्शियल इज वैलिड, एब्सोल्यूट इज वॉइड. जहां पर हम एक के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सबके अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट पार्शियल, सबके अगेंस्ट एब्सोल्यूट. रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स भी गलत है. पेरेंट्स की राइट्स पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स को मना कर दिया, आप अपने गार्डियन के लिए, अपने चाइल्ड के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो गलत है. रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, वो भी गलत है. आप किसी की पर्सनल फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आपने शादी करवाने कमीशन चार्ज करना चाह रहे हैं तो बच्चों ऐसा आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मैरिज ब्यूरोज. मैरिज ब्यूरोज क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कोई कमीशन चार्ज नहीं करते शादी करवाने की. या फिर एग्रीमेंट दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट विच इज अपोज टू ड्यूटी. ड्यूटी के अगेंस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुम डॉक्टर हो, इलाज नहीं करोगे, तुम पुलिस मैन हो, FIR नहीं लिखोगे, ये सारी चीज़ें भी गलत है. एग्रीमेंट विच इंटरफेयर्स कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिसीजन पे अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, उसका एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो वैलिड नहीं. कि कोर्ट सुनो, डिसीजन मेरे लिए ही सुनाना, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा. इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट. सर्विस एग्रीमेंट्स वैलिड है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट ओनली ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाइए, वैलिड नहीं है. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स कैन डिसाइड और कैन बी अवेयर कि भाई हम कैसे कैसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, कितने बेचेंगे, ऐसे वो रिस्ट्रिक्शन एक दूसरे पे लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपका इंटेंशन है मोनोपोली क्रिएट करना, तब वो वैलिड नहीं माना जाएगा. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वॉइड है, एक्सेप्ट फॉर अनलॉफुल बिजनेस. अनलॉफुल बिजनेस पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं.
बाकी बिजनेस पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सेप्शन है जहां बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक तो है सेल ऑफ गुडविल। गुडविल अगर आपने सेल की है तो इन दिस केस सेलर बायर पे रिस्ट्रिक्शन, बायर सेलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई तुम इस एरिया में, मतलब कि एक डेफिनेट आपको जो रीजनेबल प्लेस है, टाइम है, और कितने टाइम तक आप कुछ कंडीशंस पूरी करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन अगर वो रीजनेबल नहीं है तो वो कंडीशन भी सही नहीं होगी। यानी कि जिस एरिया पे आपका बिजनेस चल रहा है उस एरिया के लिए, जिस चीज़ का बिजनेस चला रहे हो उस चीज़ के लिए, और जब तक आप खुद चला रहे हो सिर्फ तब तक के लिए, बाकी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। और दूसरा पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट का मतलब है कि पार्टनर्स जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है, सेल ऑफ गुडविल हो रहा है, तो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ट्रेडिंग पे कहीं कोई परेशानी नहीं है, बट द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। इसके बाद बच्चों इलीगल एग्रीमेंट क्या है? वही नॉट अलाउड बाय लॉ, पनिशेबल होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, इसका कोलैटरल क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, लेकिन वॉइड का क्या रहता है? वैलिड रहता है। अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लीगल और इलीगल दोनों पार्ट है तो लीगल पार्ट इज वैलिड, इलीगल इज वॉइड। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे लीगल इज वैलिड, इलीगल इज वॉइड। सेपरेबल है, लीगल इज वैलिड, इलीगल इज वॉइड। सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा वॉइड। एक ही कंसिडरेशन यूज हुई है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो भी वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। बच्चों अनसर्टेन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो अनसर्टेन एग्रीमेंट का मतलब एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट सर्टेन और इवन नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। ना ही सर्टेन है और ना ही इतना केपेबल है कि हम उसको सर्टेन कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीगैलिटी। अब हम आते हैं वेजरिंग एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब हम आते हैं वेजरिंग एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। चलिए वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है बच्चों? वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब है शर्त लगाना। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब है शर्त लगाना। तो अगर आपने बैटिंग की है, गेम ऑफ चांस है जिसमें पूरा लक ओरिएंटेड है, तो ये वॉइड होते हैं, ये वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों के दोनों इलीगल माने जाएंगे, यानी कि वहां पर ये पनिशेबल है। वेजरिंग एग्रीमेंट कैसे होता है? जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती है टू पे मनी और मनी इज वर्थ। रेसिप्रोकल है, अगर मैं हारी तो मैं दूंगी, आप हारे तो आप दोगे, ठीक है। म्यूचुअल चांसेस होता है गेन और लॉस का, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। कोई भी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इवेंट पे जिस पे शर्त लगाई है। हमारा इंटरेस्ट है स्टेक पे, पैसों पे। हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं इवेंट पे कि हम करवा सकते हो। और ये किस पे बेसिस करता है? ये उस पे बेस करता है जो कि इवेंट ऑलरेडी हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। जो हो चुका है हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपने वेजरिंग एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड है, और अगर उसका कोलैटरल ट्रांजैक्शन है तो वैलिड है। लेकिन अगर वेजरिंग महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है तो उसका कोलैटरल वॉइड हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हो जाता है? इलीगल हो जाता है। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन वेजरिंग है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन वेजरिंग नहीं है? बच्चों वो ट्रांजैक्शन वेजरिंग है जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जिसमें आपका इंटेंशन डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है बल्कि सेटलमेंट ऑफ प्राइस है, वो वेजरिंग है। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स है तो वो वेजरिंग नहीं है। लॉटरी हो गया, वो क्या है? आईपीसी में दिया गया है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, तो आईपीसी में दिया गया है तो क्राइम है, इलीगल है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया तो वो सिर्फ वॉइड हो जाता है, तो वो वेजरिंग है। लॉटरी इज अ वेजरिंग। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो वेजरिंग नहीं है। वैसे ही अगर हॉर्स रेसेस में कंट्रीब्यूट किया लेस देन 500 तो वेजरिंग है, मोर देन 500 वेजरिंग नहीं है। वैसे ही प्राइस कॉम्पिटिशन्स में, अदर प्राइस कॉम्पिटिशन में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया मोर देन 1000 तो वो वेजरिंग है विनर को, और अगर लेस देन 1000 किया है तो वो वेजरिंग नहीं है। या फिर अगर हम बात करें गैम्बलिंग की, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये सारी चीज़ें वेजरिंग में कंसीडर की जाएगी। सट्टेबाजी करना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। अब ड्रीम 11 वगैरह मत पूछ लेना, ड्रीम 11 इज अ कंप्लीट लीगल प्रोसेस, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता सट्टेबाजी वगैरह। इसमें हम अपनी टीम बना रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या गलत तरीके से हुआ या किसी ने कुछ ले लिया तो वो बेनिफिट आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, दैट इज रेस्टिट्यूशन। कब कब करना पड़ता है? अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर वॉइड डिस्कवर टू बी वॉइड है, या फिर डिस्कवर टू बी वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट है लेकिन यानी कि डिस्कवर टू बी वॉइड एग्रीमेंट है, या फिर वॉइडेबल है। ऐसे केसेस में क्या होता है? जिस पार्टी ने जो बेनिफिट ले लिया उसको वापस करना पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ता? वॉइड एग्रीमेंट्स में, वॉइड एब इनिशियो में। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जब करना पड़ेगा, जब माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करता है तो इस केस में कोर्ट कोशिश करता है कि आपका सामान आपको दिलवा दे, लेकिन अगर माइनर से मिलता है तो
दिस इज अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट्स। कॉन्टिंजेंट क्या है? कॉन्टिंजेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है कंडीशनल। एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं होती, करना पड़ेगा, गुड्स देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन कंडीशन जब कॉन्टिंजेंट आ जाता है यानी कि कंडीशन लग गई, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। कब? जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तब, नहीं हुई तो करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है उस कंडीशन पे जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगाई है, विच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन जो है कोलैटरल है कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल का होता है साइड बाय साइड चल रही है, हुआ तो देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। तो बच्चों एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ ऑल सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स। सेक्शन 10 की सारी एसेंशियल एलिमेंट्स पूरी होनी चाहिए क्योंकि वैलिड है। जो कंडीशन है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। कंडीशन पूरी होगी तो एनफोर्सेबल होगा, नहीं होगा तो वॉइड हो जाएगा। जो कंडीशन है वो खुद में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि कंडीशन कोलैटरल है मेन कॉन्ट्रैक्ट के। 10,000 रुपए देंगे अगर फ्लैट ढूंढ दिया तो ये कंडीशन खुद में कंसिडरेशन है, लेकिन यहाँ पर कोलैटरल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के हमारी कंडीशन। इसके बाद कौन कौन से कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? देखो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बच्चों हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो सकता है, शिप आएगी तो गुड्स देंगे 50,000 में। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो सकता है, शिप नहीं आएगी तो देंगे गुड्स 50,000 में। या फिर इनमें टाइम लिमिट भी आ सकती है, शिप आएगी 10 दिन में, शिप नहीं आएगी 10 दिन में, यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन द टाइम, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन द टाइम, है ना। तो हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, इन दोनों के टाइम, 4 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पार्टी के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, सी देगा तब देंगे, अब हमें एक्स ला कर देगा तब तुमको देंगे गुड्स 50,000 में। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। या फिर इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट है कि 2 पैरेलल लाइन जोड़ के दिखाओ तो ये स्टार्टिंग से वॉइड है, कभी वैलिड होगा ही नहीं क्योंकि ये इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। फ्यूचर अनसर्टेन है बट उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हो सके, और प्लस में सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर आप पैरेलल लाइन को जोड़ने पड़ रहे हो तो वैसे भी इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबिलिटी हमारे एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आती। So this is all about contingent contract. ये enforcement of contract depends on the happening of an event, non-happening of an event, depends on future conduct of a third person, happening within the fixed time, non-happening within the fixed time, या फिर impossible events है हमारा। इसके बाद next है हमारा legality of wagering के बाद performance of contract। अब बच्चों performance of contract क्या है? अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा, परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। अब 2 तरीके की परफॉर्मेंस होती है, मुझे आपको गुड्स देना पड़ेगा, आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने मेरे को पेमेंट कर दी, वो होता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों ने पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया। लेकिन एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड जिसको हम टेंडर भी कहते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मैंने आपको गुड्स दिए लेकिन आपने लेने से मना कर दी, यानी कि मैंने आपको परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की, ट्राई किया, लेकिन आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ऐसे परफॉर्मेंसेस को हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यहाँ पर जब मैं आपको अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपने क्यों मना किया, मैंने तो अटेम्प्ट किया ना, तो आपने क्यों मना किया। तो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश करना है। कल को अब तुम मेरे पास आओ, बोलो गुड्स दो, मैं मना कर दूंगी, तो ये बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ऑब्लिगेशन फिनिश कर रहे हैं। तो देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि पूरे होने चाहिए परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करने के लिए। आप खुद कर रहे हो, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसी को ही कर रहे हो, यानी कि प्रोमिसर खुद कर रहा है, प्रोमिसी को कर रहा है। जॉइंट भी हो सकते हैं, जॉइंट का मतलब एक से ज्यादा है, विद ड्यू डेट, टाइम प्लेस फॉलो कर रहे हो, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो, इंस्पेक्शन का पूरा मौका दे रहे हो, ये सारी कंडीशन पूरी होगी तब हम मानेंगे आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया, चलो ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है ये 2 तरीके की हो सकती है, एक गुड्स और सर्विसेज का, एक मनी का। गुड्स एंड सर्विसेज में तो हम मना कर देंगे, चलो ठीक है तुम मत देना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन जब पैसों की बात होती है, जब डेटा क्रेडिटर के पास जाता है पेमेंट देख लेकर और क्रेडिटर मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, रिफ्यूज कर देता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं, अभी भी डेटा को क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में एक फायदा है, और वो ये फायदा है कि देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्रेडिटर आप जिस दिन से आपने अटेम्प्ट किया था ना, उस दिन से आपको किसी भी इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जिस दिन से आपने अटेम्प्ट किया था उस दिन से आपको किसी भी इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि कौन कौन परफॉर्मेंस कर किसको किसको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। हु विल परफॉर्म, प्रोमिसर खुद,
एक से ज़्यादा है तो जॉइंट प्रोमिसर, डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर थर्ड पार्टी इन एक्सेप्शनल केसेस या एजेंट है तो एजेंट। किसको परफॉर्मेंस देंगे? प्रोमिजी को। सेम, जो एक से ज़्यादा है तो जॉइंट प्रोमिजी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ, या फिर एजेंट है तो एजेंट, या थर्ड पार्टी इन एक्सेप्शनल केसेस। 4 प्रोमिसर या प्रोमिजी, एक की भी डेथ हो जाए तो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद द रिमेनिंग पर्सन्स, और अगर सबकी डेथ हो जाए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए प्रोमिसर ने 3 प्रोमिसर है, प्रोमिसी से पैसे उधार लिए, तो यहाँ पर पहला तो रूल ये है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि कौन परफॉर्मेंस देगा, नहीं लिखा है तो तीनों के तीनों परफॉर्मेंस देंगे। नहीं देते तो प्रोमिसी किसी भी प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है कि तुम मुझे परफॉर्मेंस दो, और उसको देना पड़ेगा। ए को कंपेल किया तो ए परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ए क्या करेगा? बी और सी से बोलेगा कि तुम अब मुझे दो। यानी कि अगर सी ने ए को चुना है तो ए परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बी और सी और ए की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सी खत्म हो चुकी है, लेकिन बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ए खत्म नहीं हुई है, अभी भी उनको वापस करना पड़ेगा। ए बी सी ने 30,000 रुपए सी से उधार लिए हैं, सी ने ए को बोला तुम मुझे दोगे परफॉर्मेंस, उसने दिया। अब ए क्या करेगा? बी और सी से अपना अपना शेयर लेगा। अगर कोई एक पर्सन अनेबल हो जाता है अपनी पेमेंट करने के लिए, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके हिस्से का जो भी लॉस है वो रिमेनिंग जो प्रोमिसर्स हैं वो क्या करेंगे? इक्वल शेयर में डिवाइड करेंगे। बी नहीं दे पा रहा तो सी और ए क्या करेंगे? इक्वल शेयर में उसको डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर टाइम दिया है तो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम, प्लेस दी गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं तो हमें पूछना पड़ेगा। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क प्रोमिसी कि आपको परफॉर्मेंस कहाँ चाहिए। प्लेस के लिए आप उससे पूछोगे। अब बच्चों क्या है, देखो एक होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपने बदले मुझे प्रॉमिस किया, तो परफॉर्मेंसेस कैसी होगी? 3 तरीके के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, कंडीशनल इंडिपेंडेंट, और एक होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस देनी है इंडिपेंडेंटली विदाउट वेटिंग फॉर ईच अदर्स परफॉर्मेंस। हमें एक दूसरे का वेट नहीं करना, एक दूसरे का वेट किए बिना हमें एक दूसरे को परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, तुम ये नहीं बोल सकते इसने दिया इसलिए मैंने नहीं दिया, मैं ये नहीं बोल सकती उसने नहीं दिया इसने नहीं दिया। तुम अपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस दो विदाउट वेटिंग फॉर ईच अदर्स परफॉर्मेंस। कंडीशनल इंडिपेंडेंट में क्या होता है? मैं परफॉर्मेंस दूंगी लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रायर पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप परफॉर्मेंस दोगे और उसके बाद मैं परफॉर्मेंस दूंगी। आप नहीं दोगे तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप टाइम से नहीं दोगे तो मैं आप पे केस कर सकती हूँ। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, साइमल्टेनियसली। तो हम एक साथ आएंगे और एक साथ परफॉर्मेंस देंगे, और अगर आप टाइम पर लेकर नहीं आते ना परफॉर्मेंस, तो मुझे भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। जब मैं पेमेंट लेके रेडी हूँ, आप कार के साथ रेडी नहीं, तो मैं क्यों पेमेंट दूं आपको? हमें तो एक साथ करनी है ना। तो कॉन्करेंट में क्या होता है? दोनों पार्टी एक साथ करेगी। हमने वॉइडेबल पढ़ा था बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कि कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक और केस बताती हूँ। एक तो ये कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोकती है परफॉर्मेंस देने से, तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है इन फेवर ऑफ द पार्टी हु इज सो बीइंग प्रिवेंटेड इन मेकिंग अ परफॉर्मेंस। अब वो सोच सकता है कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है या फिर नहीं देनी, वॉइडेबल हो गया। दूसरा, व्हेन टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और विद इन द टाइम अगर परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एग्री पार्टी के फेवर में। क्योंकि अगर टाइम के बाद परफॉर्मेंस होती था, वो डिपेंड करता है, वो ले भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वॉइडेबल में 2 ऑप्शंस है, या तो चुपचाप रह के वैलिड रहने दो, या तो एक्शन लेकर आप उसको कैंसिल करवा सकते हो। और अगर आपने ये किया कि नहीं टाइम के बाद दिया, मैं तो अब इसको कैंसिल करवाऊंगा, तो ओके कैंसिल करवा दो, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर लो। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, वैलिड रख रहे हो, तो कैंसिल कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते अनलेस आपने प्रायर नोटिस ना दिया हो कि भाई ठीक है चलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ना मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ना इसका कॉम्पेंसेशन चाहिए होगा। असाइनमेंट और सक्सेशन में क्या डिफरेंस है? असाइनमेंट में क्या होता है? असाइनर ने असाइनी को अपनी मर्जी से अपने राइट्स ट्रांसफर किए। कभी भी आप किसी को बेनिफिट से ट्रांसफर कर सकते हो, बर्डन या लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो असाइनर ने असाइनी को अपने राइट्स यानी कि बेनिफिट्स ट्रांसफर किए हैं अपनी मर्जी से, रिटर्न नोटिस से। सक्सेशन में क्या होता है? किसी एक पार्टी की डेथ हो गई और डिसीज्ड पर्सन के सारे एसेट्स यानी कि बेनिफिट्स और लायबिलिटी यानी कि बर्डन सक्सेसर को यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहा है लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ वॉलेंट्री हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा है। अब लेकिन सक्सेसर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे उतनी ही लायबिलिटी आएगी जितनी असेट उसको डिसीज्ड पर्सन से रिसीव हुई है, और इसमें किसी भी रिटर्न नोटिस की हमें जरूरत नहीं है।
एक लास्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस का एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर डेटर ने क्रेडिटर से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और अगर वो किसी की चीज़ की पेमेंट करता है तो हम क्या माने वो किस दिन का पेमेंट होगा, तो या तो डेटर बताए। अगर डेटर ने स्पेसिफाई किया है कि मैं उस वाले डेट का पेमेंट कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो इस केस में क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी डेट से एडजस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग टाइम बाय डेट बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट, जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है। और तीसरा, अगर दोनों चीजें नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं नहीं दोनों नहीं बताएंगे तो एज पर टाइम होगा, जितना पुराना डेट होगा वो पहले एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो जितना पुराना डेट है वो पहले एडजस्ट हो रहा है ना, तो सबसे पुराना तो टाइम बार्ड ही होगा, तो इंक्लूडिंग टाइम बार्ड वी कैन एडजस्ट बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट। टाइम बार्ड फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। अगर कोई डेट इक्वल स्टैंडिंग का एक ही डेट का है तो हम उसको कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। एक ही डेट के 2-3 डेट है तो हम 15,000 बचा है लेकिन 50,000 है तो हम उस 50 10 को भी 15,000 के प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हुआ हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है फिनिश करना, टर्मिनेट करना, रिलीज करना। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, कब कब रिलीज कर, कि अब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोमिसर अपना जाने, प्रोमिसी अपना जाने, अब हमें इनसे मतलब नहीं है। आगे ये दोनों कुछ एक्शन ले सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो नहीं बचेगी। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का मतलब नहीं बचेगा। तो एक तो हम परफॉर्मेंस से रिलीज कर देते हैं, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, चलो इसको क्या कर दो, डिस्चार्ज कर दो। दूसरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हम रिलीज कर सकते हैं। कैसे? एक होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया नए कॉन्ट्रैक्ट से, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम एक पुरानी पार्टी होनी चाहिए, नई पार्टी भी आ सकती है लेकिन एक कम से कम पुरानी पार्टी होनी चाहिए। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपस में डिसाइड करके उसको डिस्चार्ज कर दिया, नोवेशन। एक होता है इसी में ऑल्ट्रेशन, हमने स्मॉल कंडीशंस को चेंज कर दिया, छोटी मोटी कंडीशंस को हमने चेंज कर दिया। तो जो अगर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो जो पुरानी कंडीशंस के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, नया वाला आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में, ऑल्ट्रेशन में, जो भी बेनिफिटिंग पार्टी है, बेनिफिटिंग पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा अदर पार्टी को। तीसरा, रेसेशन। रेसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। ठीक है, तो जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर कैंसिल करती, चलो यार छोड़ो नहीं परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। एक होता है बच्चों रेमिशन, एक होता है वेवर। वेवर में हमने कंप्लीट छोड़ दिया, कंप्लीट रिलिंक्विशमेंट, कंप्लीट अबेंडोनमेंट, हमने अपनी मर्जी से सब छोड़ दिया। हमने कहा 10,000 लेने थे, हमने 10,000 छोड़ दिया, तो वो होता है हमारा वेवर। एक होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब मैंने पूरा नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ा। 10,000 लेने थे, 2,000 छोड़ा, 8,000 छोड़ा, 5,000 छोड़ा। 10,000 लेने थे, टाइम एक्सटेंड कर दिया। 10,000 लेने थे, घड़ी ले ली उसके बदले, तो ये होता है रेमिशन। लेकिन यहाँ पर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा डिस्चार्ज, आगे चलकर आप इसको ये बोल सकते हैं नहीं नहीं आप तो दो, तो ये आप इसमें रेवोकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि रेमिशन, ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो गया, परफॉर्मेंस से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। तीसरा लैप्स ऑफ टाइम, अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला टाइम भी खत्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ हमारा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या हमने सुपीरियर इंफीरियर राइट को मर्ज कर दिया तो इंफीरियर राइट हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। किसी से 10,000 लेने थे और 8,000 देने थे, तो दोनों को मिलाओगे तो 2,000 ही बचेंगे, तो जो 8,000 वाली राइट है वो हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, बाय इम्पॉसिबिलिटी। शुरुआत से ही इम्पॉसिबल हो सकता है, आगे चलकर इम्पॉसिबल हो सकता है। शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है तो वॉइड एब इनिशियो, हम क्या करेंगे उसको डिस्चार्ज कर देंगे। आगे चलकर इम्पॉसिबल हो गया तब भी कुछ नहीं कर सकते, अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। दोनों पार्टी को पता था, नहीं पता था, फर्क नहीं पड़ता, वो तो डिस्चार्ज होना ही है। लेकिन अगर एक को पता था फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे के साथ, इन दैट केस उसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा दूसरी यानी कि अदर पार्टी को। इसके बाद ब्रीच से भी हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अब बच्चों जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, दो हो सकता है, यानी कि मुझे परफॉर्मेंस देनी थी, मैंने आपको परफॉर्मेंस नहीं दी। दो तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है जिस दिन मुझे परफॉर्मेंस देनी थी, ऑन द ड्यू डेट मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मैंने बोला मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, या कुछ किया और कुछ के लिए मना कर दिया, जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों में हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। आप जबरदस्ती तो नहीं करोगे ना, नहीं 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 मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है,
डिस्चार्ज हो चुका है। एक होता है हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है बिफोर द ड्यू डेट। तो अगर आपने बिफोर द ड्यू डेट ब्रीच किए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाले को सेम आप फोर्स नहीं कर सकते। एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। एक्सप्रेसली मैंने बोला 20 को परफॉर्मेंस देनी थी, 15 को बोला नहीं हो पाएगा, या फिर मैंने 15 को वही गुड्स किसी और को भेज दिए, तब भी नहीं हो पाएगा। आपको समझ आ गया मेरे बिहेवियर और एक्शन से? तो इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। अगर हम इन दोनों की रिलीफ यानी कि रेमेडीज की बात करें, अगर एक्चुअल ब्रीच होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि वेदर टाइम इज एसेंस और नॉट। क्योंकि अगर टाइम एसेंस है और विद इन द टाइम परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल बन जाता है। और अगर वॉइडेबल बन गया तो एक्सेप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी एक्सेप्ट किया तो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते अनलेस प्रायर नोटिस इज गिवन, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। तो एक्चुअल ब्रीच हुई है, सी वेदर टाइम इज एसेंस और नॉट। और परफॉर्मेंस वाले टॉपिक में जो हमने टॉपिक पढ़ा था टाइम एसेंस है या नहीं है, वो वाला फॉलो हो जाएगा। अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो बच्चों क्या होगा? बिफोर द ड्यू डेट ब्रीच है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जिस दिन ब्रीच हुआ है बिफोर द ड्यू डेट, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उस दिन का मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऐसा डिफरेंस डैमेजेस क्लेम कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो टिल द ड्यू डेट की कॉन्ट्रैक्ट को हम खुला छोड़ते हैं टिल द ड्यू डेट, और उस दिन देखते हैं परफॉर्मेंस होती है या नहीं। अगर परफॉर्मेंस हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो उस दिन कैंसिल करके उस दिन का जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ डिफरेंस आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वेट कर रहे हो टिल द ड्यू डेट तो ध्यान रखना इसके बीच ब्रीच डेट और ड्यू डेट के बीच अगर कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है और आप किसी भी तरीके का डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअल एंटिसिपेटरी ब्रीच का रेमेडीज है। लेकिन और भी हमारी रेमेडीज है, और भी हमारी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज का मतलब रिलीफ, कोर्सेज ऑफ एक्शन विच इज अवेलेबल टू एग्री पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच, इन केस ऑफ लॉस। वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एक्शन ले सकता है? एक तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं यानी कि रेसेंड कर सकते हैं। हम रेसेंड कैसे करेंगे? हम रेप्यूडिएट कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं हमें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। या हम क्या कर सकते हैं? आप सामने वाली पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी रिलीफ लेना। हम सामने वाले को बोलेंगे ठीक है तुम्हारे वजह से जो भी हमें मॉनिटरी लॉस हुआ है वो तुम हमें पे कर दो। जो कि कितने टाइप्स के? सबसे पहला होता है बच्चों हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब होता है साधारण सा डैमेजेस विच इज इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस विच इज जनरली द डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, विच इज जनरली द डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन इसको क्लेम करने के लिए ना aggrieved party must suffer some loss. It means market price is above the contract price, so only you are claiming the difference between market price and contract price. And secondly there must be a proximate, it means a direct connection between the contract. ऐसा नहीं है आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉस हुआ तो उसका भी आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, आप सिर्फ इसी का क्लेम करो क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ इससे ही है। दूसरा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब और नॉट ऑर्डिनरी, स्पेशल है, ज्यादा है। इसको क्लेम करने के लिए सामने वाली पार्टी को पहले ही बताना पड़ेगा देखो अगर कल को तुमने किसी भी तरीके का ब्रीच किया तो आपको मुझे स्पेशल डैमेजेस देना पड़ेगा, यानी कि प्रायर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी डैमेजेस में इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन स्पेशल डैमेजेस में प्रायर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, और विदाउट एनी प्रायर कम्युनिकेशन आप यहाँ पर किसी भी तरीके का डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा डैमेजेस है हमारा एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव एंड विंडिक्टिव, जो कि सिर्फ दो केसेस में हो सकता है। एक, आपने किसी से शादी करने का प्रॉमिस किया और शादी नहीं की, और दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, यानी कि गलती से बैंकर ने आपके चेक को डिसऑनर कर दिया, पैसे थे फिर भी डिसऑनर किया, तो यहाँ पर आपका रेपुटेशन लॉस है, इमोशनल लॉस है, तो ये वाला डैमेजेस क्लेम करेंगे। चौथा, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है नॉमिनल वर्ड का ही मतलब है ना के बराबर, तो डैमेजेस भी ना के बराबर मिलेंगे क्योंकि लॉस भी आपको ना के बराबर हुआ है, 1 रुपए 2 रुपए का, या इक्वल है मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बट बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए आप ये डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं। रिमोट डैमेजेस रिकवरेबल नहीं है क्योंकि मार्केट प्राइस कम है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है, वायलेशन है लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ है, आपको तो फायदा ही है, जाओ ना आगे मार्केट में, तो कोई डैमेजेस रिकवरेबल नहीं है। नेक्स्ट, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। अगर आपको किसी भी दूसरी पार्टी की वजह से किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ा, तो जिसके वजह से झेलना पड़ा है आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। देखो इसमें बच्चों कोई भी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो या तो दोनों पार्टीज म्यूचुअली खुद डिसाइड कर लेंगी,
अगर नहीं करती तो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड व्हाट विल बी द रीजनेबल डैमेजेस फॉर द केस. नेक्स्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस. लिक्विडेटेड डैमेजेस मींस प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस. हम पहले डिसाइड कर लेंगे कल को दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर कल को ब्रीच किया तो उसको कितना या कैसा या किस तरीके से डैमेजेस पे करना पड़ेगा, बट दैट मस्ट बी रीजनेबल. इसके बाद स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट. बच्चों हमारा डैमेजेस है या नहीं वो डिपेंड करता है केस पे, डिपेंड्स ऑन चार्जिंग. वो पेनल्टी भी हो सकता है, डैमेजेस भी हो सकता है. एक लास्ट है हमारा 4 फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का 4 फीचर. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप तभी फोरफीट करेंगे, तभी जब्त करेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. नहीं लिखा तो नहीं करेंगे. अगर कर लिया और फिर ब्रीच हुआ तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी फोरफीटेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट. नहीं किया है तो क्लेम कर सकते हैं. कर लिया है अगर आपने, फिर भी आपको ज्यादा लग रहा है, लॉस मुझे ज्यादा है, तो कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट विल डिसाइड द रीजनेबल कॉम्पेंसेशन. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस. तीसरा है हमारा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है, मैंने आपसे कहा आपने ब्रीच किया, मैंने आपसे कहा लेकिन मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए. तुमने मुझे कहा था तुम मुझे सी फेसिंग घर दोगे, मुझे तो अब सी फेसिंग घर ही चाहिए, क्योंकि अब इस एरिया में और कोई भी सी फेसिंग घर नहीं है. तो दिस इज डैमेजेस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. हम कह रहे हैं, हम सू कर रहे हैं. यहाँ पर मैं अपना डिसीजन से आपको नहीं बोल सकती, मैं केस करूंगी कि मुझे कोर्ट डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, जो प्रॉमिस किया गया था मुझे वही चाहिए. इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. लेकिन कोर्ट भी कब अलाउ करेगा? जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, यूनिक और रेयर नेचर आर्टिकल है, एक्चुअली में डैमेजेस आपके लिए एक एडिक्वेट यानी कि एक सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, तब आपको कोर्ट अलाउ करेगा. कब अलाउ नहीं करेगा? डैमेजेस आपके लिए सफिशिएंट रेमेडी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यूनिक या रेयर नेचर का आर्टिकल नहीं है, कोई भी अगर एक पार्टी माइनर है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, किसी ने शादी का वादा किया, बोला नहीं उसको तो बोलो शादी ही करें, नहीं, कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकता, तुमको तो शादी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है. या अगर आप अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट करो बियॉन्ड द पावर, याद है बियॉन्ड द पावर कभी रेटिफाई नहीं हो सकता, तो कोर्ट उसको रेटिफाई नहीं करेगा. कंपनी का ऑब्जेक्टिव में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है, वो वॉइड है. सो दिस इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. एक होता है सूट फॉर इंजंक्शन. सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब होता है, सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब होता है बच्चों की, इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉपिंग द पर्सन फॉर डूइंग एन एक्ट विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू. करण जौहर शाहरुख खान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि शाहरुख खान सिर्फ करण जौहर के लिए काम करेगा 5 साल तक, लेकिन उसने तीसरे साल में किसी दूसरे प्रोडक्शंस के लिए काम करना शुरू किया. अब करण जौहर सबसे पहले तो ये चाहेगा कि वो कोर्ट में जाकर बोले कि शाहरुख खान को रोको वो काम करने से जो कि उसने मना किया था कि वो नहीं करेगा. तो इंजंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाना, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगाना डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर, क्योंकि उसने मना किया था कि वो ये काम नहीं करेगा, फिर भी वो ये काम कर रहा है. दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन. एक होता है बच्चों सूट फॉर क्वांटम मैरिएट. क्वांटम मैरिएट का मतलब जितना काम हो गया उसकी पेमेंट होगी. कई बार काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो चुका होता हमें उसकी पेमेंट तो चाहिए, भले हमने ही ब्रीच किया, आपने ही ब्रीच किया, सिचुएशन ऐसी हो गई, हमें नहीं पता. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जितना काम हुआ है उसकी पेमेंट होगी. अगर ये तब होगा अगर डिविजिबल नेचर का हम सेपरेट करके उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर इतना होगा, यहाँ पर इतना नहीं होगा, तब. लेकिन अगर इंडिविजिबल है तो आप क्वांटम मेरिट पे क्लेम नहीं कर सकते. अगर इंडिविजिबल है, पूरा करके खराब परफॉर्म किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिडक्शंस करके पेमेंट कर सकते हैं. कब कब होता है क्वांटम मेरिट पे? क्वांटम मेरिट का होता है एज मच एज अर्न, एज परफॉर्म्ड, एज मच एज मेरिटेड. जितना काम हुआ है उसकी पेमेंट होगी. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, डिस्कवर टू बी वॉइड में, है ना, यहाँ पर जितना काम हुआ है उसकी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी. या फिर कोई नॉन ग्रेटुइटस यानी कि अनइंटेंशनल एक्ट है, किसी एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को रोका है परफॉर्मेंस देने से, तो ऐसे केसेस में जितना काम हो चुका है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी. दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट. मतलब अगर पेमेंट नहीं की ना, मैंने आपको बोला था मैं आपको 100 टिन्स ऑयल सप्लाई करूंगी, मैंने आपको 10 टिन्स ऑयल सप्लाई किए, बाकी करने से मना कर दिए, लेकिन जो मैंने 10 टिन सप्लाई किए हैं उसके पेमेंट मुझे आपसे चाहिए. अगर नहीं देते तो मैं क्वांटम मेरिट पे केस कर सकती हूँ. दिस इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट एंड दीज आर द रेमेडीज. कैंसिल करना, डैमेजेस क्लेम करना,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेना, इंजंक्शन लेना या फिर क्वांटम मेरिट लेना। एक लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले एक लंबा चौड़ा डाउट आया, उसको मैं देख लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डैमेजेस और पेनल्टी इज डिफरेंट। डैमेजेस का मतलब है मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दी, 10% का इंटरेस्ट लगाया, आपने मुझे पैसे वापस नहीं किए, तो मैंने उस इंटरेस्ट को 10 से 15% का कर दिया। सो दिस 5% इज डैमेजेस। लेकिन फिर भी आपने नहीं दिया, मैंने उसको 40% का कर दिया, सो दिस इज पेनल्टी। पेनल्टी इज जनरली ऑफ हायर अमाउंट, डैमेजेस इज जनरली ऑफ लोअर अमाउंट। पेनल्टी हम जनरली तब देते हैं जब हमें कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है, फिर भी हम पेनल्टी दे रहे हैं। लेकिन डैमेजेस जनरली हम तब देते हैं जब हमें कॉन्ट्रैक्ट को हम फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम डैमेजेस देकर छुटकारा पाना चाहते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस है कि कल को कुछ होगा तो हम क्या कर सकते हैं। 2 लाख की कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, बेटा अगर तुमने नहीं दिया कार या तुमने पेमेंट नहीं की तो 10,000 रुपये उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। दिस इज प्री एस्टिमेटेड, जेन्युइन है। लेकिन पेनल्टी कभी जेन्युइन नहीं होती, हमेशा पेनल्टी हायर होती है। इसका मतलब ये है रोहित। और प्लीज कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, अभी अभी हमने पढ़ा था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। आप दूसरे के खर्चे पे अपने आप को अमीर नहीं बना सकते। अगर आपने किसी दूसरे के खर्चे पे अपना एडवांटेज उठाया है, अपना फायदा लिया है, तो उस खर्चे की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज खुद नहीं बना रही है, बल्कि लॉ आपके बिहाफ में बना रही है। दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है याद करो। नेसेसरी सप्लाई किया है माइनर को या उसके डिपेंडेंट को, तो बच्चों अगर नेसेसरी सप्लाई करा है आपने तब क्या होगा। अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर अगर आपने किसी के लिए पेमेंट की है, जिसे हम कहते हैं पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। अगर किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के बदले किसी थर्ड पार्टी को किसी लॉफुल डेट की पेमेंट कर दी, आपको मान लीजिए इंस्टीट्यूट में 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन आपके पास अभी 10,000 रुपये नहीं थे। आपने मुझे नहीं बोला, लेकिन मैंने खुद अपनी मर्जी से, मुझे लगा चलो ठीक है यार बच्चा पढ़ लेगा, और मैंने आपके लिए उस पेमेंट को यहाँ पे कर दिया, तो मैं आपसे वो रिकवर कर सकती हूँ, क्योंकि वो आपका लॉफुल डेट है जो कि आपको यहाँ पे करना चाहिए था, आपने नहीं किया, मैं आपसे वो रिकवर करूंगी। आप ये नहीं बोल सकते मैंने आपको थोड़ी बोला था। ये लॉ ने बोला है कि अगर आपने दूसरे के खर्चे पे अपना फायदा उठाया है तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन ग्रेटुइटस एक्ट यानी कि अनइंटेंशनल एक्ट। टीवी मैं मंगा रही थी, आपको डिलीवर हो गई और आपने उसके मजे ले लिए, तो जितने मजे लिए हैं उसकी पेमेंट मैं आपसे लूंगी, क्योंकि मैं आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट देना नहीं चाहती थी। ये क्या है, हमारा अनइंटेंशनल एक्ट है। अनइंटेंशनल बेनिफिट मैंने आपको दे दिया है। वही बात आती है, नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो अगर नॉन ग्रेटुइटस एक्ट है तो भी आपको यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है, अगर आपको किसी के गुड्स मिल गए हैं तो यू आर फाइंडर। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढें, उसको सामान वापस करें, अपने में मिक्स ना करें, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना करें, खुद कंज्यूम ना करें, और उसको संभाल कर रखें जब तक वो नहीं मिल जाता। अगर उसने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया और अगर वो रिवॉर्ड देने से मना कर देता है तो आप उसके गुड्स को भी लियन कर सकते हो। लियन का मतलब रिटेन करना। कब तक, जब तक वो आपको रिवॉर्ड ना दे दे, और उसके लिए चाहो तो आप केस भी कर सकते हो, सू भी कर सकते हो। कब कब बेच सकते हो, सिर्फ 4 केसेस में, हमने सेल में भी पढ़ा था। गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें, या फिर मिल के भी वो लॉफुल चार्जेस पे करने से मना कर दे। अब आप संभाल के रखे हो तो हो सकता है आपको कुछ खर्चा होगा तो वो खर्चा देने से मना कर रहा है, या फिर गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा ही उसके कॉस्ट के 2/3 ज्यादा है, आप गुड्स को सेल कर सकते हो। अगर आपने फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो हम आपको मानेंगे क्रिमिनल फॉर मिस एप्रोप्रिएटिंग द गुड्स। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। जैसे बच्चों बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उसका ब्रीच होता है तो ये सब डैमेजेस रेमेडीज आपके लिए अवेलेबल है। वैसे अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वैसे ही क्या है,
सेम रेमेडीज अवेलेबल है। वैसे ही क्या है, सेम रेमेडीज अवेलेबल है जो कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमारी सेम रेमेडीज अवेलेबल होगी। समझ आई बात यहाँ तक? तो यहाँ तक अब हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पार्टनरशिप, सेल्स, कंपनीज, एलएलपी, और आखिरी में जो हमारा बचा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमने फिनिश कर लिया है। अब बच्चों यहाँ तक अब आपको क्या करना है, यहाँ तक अब आपको बहुत अच्छे से जो आपको नोट्स मिले हैं, वो नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो नोट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और उसको पढ़ने के बाद आपको आपकी आईसीआई की मॉड्यूल भी रीड करनी है। उसके बाद उस जिसकी हिम्मत बच रही है, द स्टूडेंट्स हु हैव स्कैनर विद देम, उसको स्कैनर भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लॉ में नंबर लाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। इनफैक्ट जो पूरा हमारा लॉ सब्जेक्ट है, लॉ एंड बीसीआर, आपको नंबर लाने के लिए सबसे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आपको प्रोविज़न आता हो सकता है आपको आंसर पता हो, लेकिन जब तक आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। मैंने आपको केस स्टडी लिखने के लिए फॉर्मेट बताया है जिसके 3 पॉइंट्स हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले तो आप एक्ट का नाम लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसके बाद 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो बच्चों आपको लिखना है प्रोविजन की इस क्वेश्चन के ऊपर कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एनालिसिस कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और तीसरा आप लिखेंगे कंक्लूजन। अब हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस है, अब हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज कंक्लूजन। तो कोई भी केस स्टडी आ जाए, 2 नंबर की, 5 नंबर की, 8 नंबर की, फॉर्मेट यही रहेगा, इसको नहीं बढ़ा सकते कभी भी। अगर आपको लगता है ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ऑलवेज एक्सप्लेन प्रोविजन विद सेक्शंस एंड देन कंक्लूजन। कभी भी एनालिसिस को आपको ज़बरदस्ती एक्सटेंड नहीं करना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 2 फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक आप पॉइंट्स में लिख सकते हो और एक आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी गुड, पॉइंट इज ऑल्सो वेरी गुड, दोनों में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, और लैंग्वेज पे कंट्रोल तभी आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज़ 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 बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप डेली अभी से भी एक क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी परफेक्ट। आपको सॉल्व करना है, लेकिन 1-2 पेज भी, जैसे कि एक बीसीआर की बात नहीं कर रही मैं, लॉ में सिर्फ लॉ की ही बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर 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 से लिखकर प्रैक्टिस करनी है डेली। एक केस स्टडी और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डेली लिखकर प्रैक्टिस करिए। अभी भी स्टिल वी हैव अराउंड 1.5 मंथ्स और 1 मंथ ले लीजिए, तो डेली एक एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी everyone has my number। किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ सकता है बाय कॉल और व्हाट्सएप में भी। कई बार ऐसा होता है कि कॉल एक बार में नहीं होता है, व्हाट्सएप पर तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन एज सून एज आई गेट फ्री मैं आपके व्हाट्सएप का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर कॉल नहीं उठता देन यू कैन कीप कॉलिंग मी व्हेनेवर यू आर फ्री और व्हेनेवर यू चेंज द टाइम, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू सबको, बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट आता है तो पूछिए, बीच में हो सकेगा हम एग्जाम से पहले एक बार फिर से मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।